अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच हिंदी का एक नए प्रकरण के साथ। परंतु प्रकरण को प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा एक मोटिवेशनल लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको प्रेरित करेगा। वो मोटिवेशनल लाइन है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर कर आऊंगा। ए जिंदगी तू देखना, मैं फिर जीत कर आऊंगा। चलिए इसी लाइन के साथ हम शुरू करते हैं आज के प्रकरण की, जो कि है समास। देखिए, समास नाम जब आता है तो इसके हम शुरुआत करते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। कहने का मतलब यह है कि किसी चीज को हम संक्षेप रूप में प्रस्तुत करें या छोटे रूप में प्रस्तुत करें, इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, समास सम उपसर्ग लगा के और अस धातु से बना हुआ है। यानी इसमें सम, देखिए दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक का निकलता है सम और दूसरे का निकलता है अस। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सम उपसर्ग लगा के, समास में सम उपसर्ग लगा के अस धातु से बना हुआ है ये शब्द। कौन सा शब्द? समास। जिसमें सम का अर्थ हो जाता है भली प्रकार। क्या हो जाता है? सम का अर्थ हो जाता है भली प्रकार और अस धातु का अर्थ हो जाता है फेंकना। क्यों? धातु जो होती है बेटा, वे क्रियाएं होती हैं जो संस्कृत के रूप में क्रिया का काम करती है। यानी धातु एक प्रकार से क्या होती है? क्रिया ही होती है। और यहाँ पे इस क्रिया का अर्थ है क्या? फेंकना। फेंकना क्या है? एक क्रिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी चीज को, अब यहाँ पे देखिए भली प्रकार और फेंकना, आपको दो शब्द मिले जिसमें से सम उपसर्ग में भली प्रकार से हुआ और अस धातु जो हुई उसका अर्थ निकला फेंकना। यानी क्या फेंकना? तो शब्दों को फेंकना। और किस प्रकार से फेंकना? भली प्रकार से फेंकना। कह सकते हैं कि संक्षेप रूप में किसी चीज को, यानी आपके पास बहुत बड़ी चीज है या बहुत बड़ा वाक्य है या कोई वाक्यांश है, उसको हम किस प्रकार से प्रस्तुत करें? यानी भली प्रकार से प्रस्तुत करें कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मतलब कि अगर आपको कोई वाक्यांश दे दिया जाए, आपको कोई बड़ा सा वाक्य दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करो कि इसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए, तो हम उस बड़े से वाक्य को एक छोटे शब्द में प्रस्तुत करते हैं और इसी को कहते हैं क्या? समास। यानी समास एक क्या है? प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है कि हम बड़े रूप को छोटा रूप करके प्रस्तुत करें, इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए, समास का उपयोग क्या है? समास का हम प्रयोग क्या है? आखिर हमें समास की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो मैं बता दूं कि जब हम शब्द निर्माण करते हैं, यानी शब्द संरचना करते हैं, तो यहाँ पे चार प्रकार की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा बन सकते हैं शब्द? तो एक होता है आपका संधि द्वारा, और दूसरा होता है आपका समास द्वारा, और तीसरे होते हैं उपसर्ग के माध्यम से, और चौथे प्रकार से हम बना सकते हैं प्रत्यय लगा करके। देखिए, जब हम संधि की बात करते हैं, यानी एक मान लो हमने लिया भोजनालय, हमने दो शब्द लिए, एक लिया भोजन, दूसरा लिया हम आलय। तो यहाँ पे देखो, भोजन धन आलय दोनों मिलकर के बने क्या? भोजनालय। तो यहाँ पे एक नया शब्द बना भोजनालय, जो कि संधि प्रक्रिया द्वारा बना। तो हम कह सकते हैं कि शब्द निर्माण में संधि भी सहायक होती है। दूसरी चीज, जब हम समास के पास आते हैं तो यहाँ पे आप समझेगो जैसे हवन सामग्री। आपने एक शब्द लिया हवन सामग्री, तो यहाँ पे होता है हवन के लिए सामग्री। हमने एक शब्द ले लिया हवन, दूसरा ले लिया सामग्री, इसमें किसी प्रकार की संधि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे समास की प्रक्रिया हुई, जो कि है हवन के लिए सामग्री को हमने एक शब्द में बोल दिया क्या? हवन सामग्री। और ये नया शब्द बन करके तैयार हुआ। कह सकते हैं कि शब्द निर्माण में समास क्या होता है? सहयोगी होता है। दूसरी बात, तीसरा चीज है आपका क्या? उपसर्ग। और उपसर्ग किस प्रकार से सहायक होता है? हमने एक शब्द लिया हार, यानी एक शब्द में अन्य शब्दों को जोड़ने के काम जो होते हैं
तो उसमें या तो समास द्वारा जोड़ सकते हैं, या तो संधि द्वारा जोड़ सकते हैं, या तो फिर उपसर्ग द्वारा जोड़ सकते हैं, या तो हम प्रत्यय द्वारा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया उपसर्ग को, तो उपसर्ग में आपने एक शब्द लिया क्या, हार, और हार में जब आपने लगा दिया क्या, उपसर्ग लगाया हमने उप, अब यहां से एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ, क्या बनकर तैयार हुआ, उपहार। तो हम कह सकते हैं कि शब्द निर्माण में उपसर्ग भी सहायक होता है। प्रत्यय की जब बारी आती है तो आप ले लोगे जैसे चाचा, तो इसमें एरा प्रत्यय जुड़ जाएगा, हो जाएगा क्या, चचेरा। आपने लिया बन, और बनावट में क्या, वट शब्द जोड़ दिया जो कि एक प्रत्यय है। इस प्रकार से बनावट, लिखावट, घबराहट, यानी हट, वट, ये सारे प्रत्यय जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अतः कह सकते हैं कि शब्द संरचना में 4 प्रकार की चीजें हमारी सहायता करती हैं, जो कि है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जिनमें से हम बात कर रहे हैं समास के बारे में। और हमने जान लिया कि किसी बड़ी चीज को, यानी किसी बड़ी चीज को हम छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, समास। चलिए मैं एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। देखो, आपने क्या किया कि कोई नई शब्द लिया, मान लो हवन सामग्री, तो इसका अगर वाक्यांश ही है हवन के लिए सामग्री, क्या है वाक्यांश, हवन के लिए सामग्री, तो इस बड़े वाक्य को हमने छोटे शब्द में दे दिया, हवन सामग्री। तो ये छोटा रूप जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, देखिए कोई शब्द नहीं है समास एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया है कि हम उसको छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो हो जाता है समास, और जब इसको हम विस्तारित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये हो जाता है समास विग्रह, और दोनों क्या है, प्रक्रिया है। तो हमने क्या जाना कि समास सम उपसर्ग लगा करके अस धातु से बना है, जिसमें सम का मतलब हो जाता है भली प्रकार, और अस का मतलब हो जाता है क्या, फेंकना। यानी फेंकना का तात्पर्य है प्रस्तुत करना। फेंकना का मतलब क्या है, प्रस्तुत करना। हमने शब्दों को फेंका, और किस प्रकार से फेंका, किस प्रकार से प्रस्तुत किया, उसको छोटा करके प्रस्तुत किया, समझ रहे ना, छोटा करके प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रस्तुतिकरण जिसमें हम बड़े रूप को एक छोटा रूप में प्रस्तुत करें, उसे कहते हैं क्या, समास। ये तो रहा समझने के दृष्टिकोण से, परंतु जब हम परिभाषा बनाएं तो कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो लिया एक वाक्यांश, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, ये क्या है, एक वाक्यांश है, किसी वाक्य या वाक्यांश का ही संक्षिप्तीकरण होता है ना। अब इसमें देखो लिखा है कार्य में कुशल, और हमने इसको छोटा करके बोल दिया कार्य कुशल। यानी ऐसे वाक्यांश को हम इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि जो वाक्यांश का भाव है, वाक्यांश का अर्थ है, वो अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए। और कार्य में कुशल, यानी कार्य कुशल का ही मतलब होता है क्या, कार्य कुशल। अब इस कार्य कुशल में 2 प्रकार के पद आए, है ना, कौन सा, कार्य, और दूसरा पद आया क्या, कुशल। यानी हमने 2 प्रकार के शब्द प्रयोग किए, और इन शब्दों को क्या कहेंगे, हम इन शब्दों को कहेंगे पद। क्यों पद कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे कि कोई शब्द, अब इसमें कार्य भी शब्द है, कुशल भी शब्द है, परंतु ये किस में प्रयोग है, एक वाक्य में प्रयोग है, एक कार्य है और कुशल है, और वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। इस प्रकार से एक पद हो गया कार्य और दूसरा पद हो गया कुशल, और दोनों पद मिलकर के बना लेते हैं क्या, एक संक्षिप्त पद, यानी एक समस्त पद, इसको कह देते हैं हम समासिक पद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। यानी 2 1 2, यानी समास की प्रक्रिया में कम से कम 2 पदों का होना अति आवश्यक है। तो यानी हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक नया परंतु सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। उस नए सार्थक शब्द को हम समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, यानी ये जो प्रक्रिया हुई कि 2 प्रकार के पद मिले और एक नया पद का निर्माण किया, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास।
तो हम परिभाषा सीधे रूप में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समासिक पद कहते हैं या उसे समर्थ पद कहते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि समस्त यानी समास के अंग कितने होते हैं। हमने इतना तो जान लिया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और समास किस किस प्रकार से बना है और समास की प्रक्रिया क्या है। तो अब हम चलते हैं आगे कि इस समास के अंग कितने हैं। अंग का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है अंग, एक होता है प्रकार। क्या होते हैं ये अंग और प्रकार, यानी अंग और भेद? तो आपको मैं बता दूं कि अंग जो होते हैं यानी उन अंगों से मिल करके एक ढांचा बनता है। जैसे हम अपनी बॉडी को ले लें, हम अपने शरीर को ले लें, तो हमारे शरीर के अंग हो जाते हैं हाथ, पैर, पेट, जीभ, नाक, मुंह। ये सारे क्या है? शरीर के अंग है। और इन अंगों को मिलकर के एक ढांचा बना जिसे हम कहते हैं क्या? शरीर। उसी प्रकार से वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर के बनता है समास? तो वो तीन चीजें हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा था? एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, और तीसरी चीज जब हम ये हो गई, यानी एक चीज ये हो गई, एक चीज मतलब सबसे पहले ये हो गई, क्या हो गई? ये हो गई, यानी पद। और दूसरी क्या हो गई? इन पदों के मेल से बना हुआ एक छोटा पद, यानी इसे कहते हैं समस्त पद। और इस समस्त पद को हम अगर बड़ा कर दें, क्या कर दें? विस्तार कर दें, तो वो कहलाता है समास विग्रह। यानी एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब हम इनको नाम देंगे। नाम होता है पद, दूसरा अंग होता है क्या? समस्त पद, और तीसरा अंग हो जाता है समास विग्रह। जब हम बात करते हैं पद की, तो पद दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पद ये होता है, एक पद ये होता है। तो जो पहला पद होता है बेटा, जो पहला पद होता है उसी को हम कह देते हैं क्या? पूर्व पद। जो पहला पद होता है उसी को कह देते हैं क्या? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है इसको कह देते हैं हम उत्तर पद। इस प्रकार से पदों के प्रकार कितने हो गए? पद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका पूर्व पद और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर पद। एक हो जाएगा आपका पूर्व पद और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर पद। यानी ये हो गया आपका पूर्व पद, ये हो जाएगा उत्तर पद। पूर्व पद को और किस किन नामों से जान सकते हैं? तो पूर्व पद को हम जान सकते हैं पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद। ये सभी क्या हैं? पूर्व पद के ही नाम है। उत्तर पद के कौन कौन नाम है? तो उत्तर पद को हम द्वितीय पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर पद। ठीक है। अब देखेंगे हम समस्त पद क्या होता है। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद होता है दो पद मिल करके जो नया शब्द बनाते हैं और वो संक्षिप्त पद बनता है, उसी को हम कहते हैं क्या? समस्त पद। यानी ये दोनों पद मिल करके एक संक्षिप्त पद बनाया, एक नया शब्द बनाया, उसी को कह देते हैं क्या? उसको क्या कह देते हैं? समस्त पद। अब देखते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह होता है जो हम बड़े से चीज को हमने छोटा करके प्रस्तुत किया। तो बड़े से चीज को छोटा करके प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं समास। और इस छोटे पद को हम जब बड़े रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इसको कह देते हैं क्या? समास विग्रह। यानी हम इस छोटे से रूप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। कार्य में कुशल जब हम उसे एक बड़ा रूप देते हैं तो ये हो जाता है क्या? समास विग्रह। ये हो जाता है क्या? समास विग्रह। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये लिखा है कुछ एग्जाम्पल। क्या है? हवन के लिए सामग्री। हमने लिखा हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री यानी जब हम समास विग्रह करते हैं, देखो तो चीजों को फैलाते हैं, है ना। एक छोटे से रूप को हम बड़ा रूप देते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी उनमें हमें कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। और जब हम छोटा कर देते हैं तो यही कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। मान लो आप सबसे ज्यादा प्रयोग क्या करते हैं? गूगल मैप का प्रयोग करते हैं आप लोग। तो गूगल मैप में जब भी आप मैप को क्या करते हैं? फैलाते हैं, यानी प्रसार देते हैं।
तो आपको एक से एक चीज देखने को मिल जाती है। जैसे आपने भारत का मानचित्र को फैलाया, जहां पे आपका भारत का नक्शा बना है उसको आपने विस्तार किया, ठीक है, जूम किया, तो आप वहां पे देखोगे भारत के साथ साथ आपको दिखेगी दिल्ली के साथ साथ आपको दिखेगी उत्तर प्रदेश को और फैलाओगे तो आपको दिख जाएगा क्या, लखनऊ, और ज्यादा फैलाओगे तो लखनऊ के शहर, फतेहपुर, जहानाबाद, कानपुर, बांदा, ये सारी चीजें कब दिखेंगी, जब हम उसको एक विस्तार देंगे यानी जूम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से, और जब आप उसको क्या करते हो, छोटा रूप देते हो यानी संक्षिप्त कर देते हो, तो आप देखते होगे कि बहुत सी सारी चीजों का क्या हो जाता है, बहुत सी सारी चीजों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, ये सारी चीजें बिला जाती हैं यानी गायब हो जाती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ समास में भी है कि किसी वाक्य को आप छोटा करोगे तो इसके कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और उस छोटे रूप को जब आप फैला करके प्रस्तुत करोगे तो उनके कारक चिन्ह फिर से दिखने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इस बड़े वाक्यांश को हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, देखिए इसका हमने लिया एक शब्द हवन और दूसरा पद ले लिया हमने सामग्री। क्योंकि दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके ही हम संक्षिप्त रूप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया एक पद हवन और दूसरा पद ले लिया सामग्री, और इनके बीच में कारक चिन्ह देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब हमने यहाँ से ले लिया हवन, यहाँ से ले लिया सामग्री, और ये दोनों पद मिल करके बना लिए क्या, हवन सामग्री, तो ये हो जाएगा संक्षिप्त रूप। यानी हम यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं, एक बड़े रूप से छोटे रूप में आ जाते हैं, तो इसको कह देते हैं हम क्या, समास। इसको कहते हैं क्या, समास। और जब हम इस संक्षिप्त रूप से बड़े रूप में जाते हैं, एक प्रसार रूप में जाते हैं, तो इसको कह देते हैं क्या, समास विग्रह। इसको क्या कह देंगे हम, समास विग्रह। और इनसे हमने जो दो पद निकाल लिए यानी दो शब्द निकाल लिए, इनको कह देते हैं हम पद, और ये हो जाता है आपका पूर्व पद, ये हो जाता है आपका उत्तर पद। चलिए उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने 10 है आनंद जिसके, इस वाक्य को हमने लिया जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो 10 है आनंद जिसके, हम इसके दो पद निकालेंगे, जिसमें से एक पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद होगा। जो पहले उठाएंगे वो हो जाएगा आपका पूर्व पद, और जो बाद में उठाएंगे वो हो जाएगा आपका उत्तर पद। जो पहले उठाएंगे वो हो जाएगा आपका पूर्व पद, और जो बाद में लेंगे वो हो जाएगा आपका उत्तर पद। और दोनों पद मिलकर के एक नया शब्द, परंतु छोटा शब्द बनाएंगे, इसको कह देते हैं हम क्या, समस्त पद। इस प्रकार से ये हो जाता है आपका क्या, समस्त पद। ये हो जाएगा आपका समस्त पद, ये हो जाते हैं आपके पद, और ये हो जाता है आपका समास विग्रह। यानी इधर से संक्षिप्त पद से हम विस्तृत पद की ओर जाएंगे तो समास विग्रह कहलाएगा, और जब हम विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि समास क्या होता है, समास के रूप समास के अंग कितने होते हैं, और समास किन शब्दों से बना है, समास की परिभाषा क्या होती है। इतना हमने जान लिया बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए पढ़ते हैं समास के भेद। जैसा कि हमने जाना कि समास के अंग और भेद में दोनों में अंतर है। अंग मैं बता चुका हूं, और भेद जो होते हैं, भेद आपके दो समूल ढांचा में अंतर निकाला जाता है। यानी उनके गुणों के आधार पर, उनके आकृति के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर हम दोनों को सभी को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हमने अपने शरीर को ले लिया, तो शरीर में हमारे जो अंग थे, यानी इन अंगों से मिलकर के शरीर बना, और इस प्रकार से इस पूरे शरीर को किसी अन्य शरीर से या और शरीरों से हम तुलना करें तो इनके लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग, छोटे आदमी, बड़े आदमी, गोरे आदमी, काले आदमी, है ना, इस प्रकार से अच्छा आदमी, बुरा आदमी, जब इन प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कहलाने लगते हैं क्या, भेद। तो हम पूरे समूल समास को जब देखते हैं तो उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर जब बंटवारा करते हैं तो हमें मिलते हैं दो आधार।
कौन कौन से? एक मिलता है हमको यहाँ पे पद प्रधानता के आधार पर, दो आधारों पर बांट रहे हैं हम, पद प्रधानता के आधार पर। जब हम पद प्रधानता के आधार पर देखेंगे तो समास होते हैं 4 प्रकार के, और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाता है आपका पूर्व पद प्रधान समास, दूसरा हो जाता है उत्तर पद प्रधान समास, और तीसरा हो जाता है दोनों पद प्रधान समास, और चौथा हो जाता है दोनों पद अप्रधान समास। मतलब कि जिसका पहला पद प्रधान हो वो हो जाएगा आपका पूर्व पद प्रधान समास, और जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो वो हो जाएगा आपका उत्तर पद प्रधान समास। ठीक है, और जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद भी है और उत्तर पद भी, दोनों क्या हो जाएंगे? प्रधान हो जाएंगे, तो वो हो जाता है आपका दोनों पद प्रधान समास, या कह सकते हैं उभय पद प्रधान समास। और लास्ट हो जाता है आपका दोनों पद अप्रधान समास, यानी कि जिसके दोनों पद ही अप्रधान हो, दोनों पदों की प्रधानता ना हो बल्कि किसी और शब्द की प्रधानता हो जाती है, तो वहां पे हो जाता है क्या? दोनों पद अप्रधान समास। अब देखेंगे हम किसके अंतर्गत कौन आते हैं। तो जब बात करते हैं पूर्व पद प्रधान समास की, तो इसके अंतर्गत आता है क्या? अव्ययी भाव समास। क्या आ जाता है? अव्ययी भाव समास। और जब हम उत्तर पद प्रधान की समास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाता है तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं, कौन कौन से? एक हो जाता है आपका कर्मधारय समास, और दूसरा हो जाता है आपका द्विगु समास। इस प्रकार से हमने क्या जाना कि तत्पुरुष के 2 भेद हो जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, अब दोनों पद प्रधान समास, यानी ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होंगे? तो वो समास है बेटा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दुख सुख, तो यहाँ पे दुख और सुख, राम और लक्ष्मण, यानी इसके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? दोनों पद प्रधान समास। अब हम देखेंगे दोनों पद अप्रधान समास, यानी ऐसा समास जिसके दोनों पद ही प्रधान नहीं है, वो कौन सा समास है? वो हो जाता है क्या? आपका बहुब्रीहि समास। जैसे हमने ले लिया दशानन, अब इसमें एक पद हो जाएगा 10, दूसरा पद हो जाएगा आनन, ना तो आपका 10 प्रधान है ना तो आपका आनन पद प्रधान है, तो कौन प्रधान है? जो इनसे तीसरा पद बनेगा। कौन पद बनेगा? दशानन। ये क्यों प्रधान है बेटा? क्योंकि ये किसी एक शब्द के लिए, एक निश्चित व्यक्ति के लिए रूढ़ है, अतः हम कह सकते हैं कि इससे बनने वाले, इन दोनों पदों से बनने वाला एक तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत आ जाता है बहुब्रीहि समास। अब देखो हमने पढ़ा प्रधानता के आधार पर भेद कितने होते हैं समास के? 4 होते हैं, परंतु यहाँ पे हमने ये भी बताया कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। इस प्रकार से हमने जाना कि समास के कुल कितने भेद हो जाते हैं? 6। देखिए एग्जाम में अगर आए कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तो आप बताओगे 4, लेकिन अगर आप साधारणता कोई पूछे कि बेटा बताओ कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप हमेशा बताइएगा कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। और वो 6 कौन कौन से हो जाते हैं? तो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाता है कर्मधारय समास, चौथा हो जाता है द्विगु समास, और पांचवा हो जाता है द्वंद्व समास, और छठवां हो जाता है बहुब्रीहि समास। यानी यहाँ पे जो तत्पुरुष के भेद थे 2, कर्मधारय और द्विगु, इसको हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। इस प्रकार से हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं, जो कि ये हैं, और प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। तो हमने आज इतना जान लिया कि समास क्या होता है, समास के अंग कितने होते हैं, समास की हम परिभाषा क्या बना सकते हैं, जो समास के 3 अंग होते हैं उनमें से पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। और हमने जान लिया कि समास के भेद को देखें तो हम यहाँ पे प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के मानेंगे, और अगर साधारणता पूछे जाए तो 6 प्रकार मानेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर स्वर्ग है कहीं तो ला उतार इसे जमीन पर। और इसी पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो और जुड़े रहो योग इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।